फिर भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे सबके। तो ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसका फोर्थ पार्ट है ये। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग मतलब ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी अब यूज होनी है, पूरी जिंदगी यही यूज होनी है अब आपकी, कॉमर्स में आगे ना आप। और ये जनरल यूज होंगी आपकी हर जगह पे। कोई अभी आपको लगेगा कि बड़ी टफ सी चीजें हैं या कुछ है, ये आपकी बिल्कुल जनरल यूज होंगी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं गवाते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो सबसे पहला वर्ड है आता है एंटिटी, जो आप हमेशा यूज करोगे आप। एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या हुआ? एंटिटी का मतलब हुआ, वैसे अगर आप नॉर्मल नॉर्मल सर्च करो आप गूगल पे, अगर आप नॉर्मल एंटिटी वर्ड सर्च करो, कॉमर्स से कोई रिलेशन नहीं, तो ये बोलेगा मीन्स रियलिटी दैट हैज डेफिनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जिसका क्या हो? एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। मतलब जैसे आप एक एंटिटी है, मैं एक एंटिटी हूं, हमारा एक अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, हमारा अपना नाम है। ठीक है, हम सबसे अलग है और हमारा एक क्या है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। वैसी कॉमर्स की भाषा में बात करते हैं हम। कॉमर्स की भाषा में एंटिटी क्या होती है? कॉमर्स की भाषा में एंटिटी हुई मीन स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज, बस 4 वर्ड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो होता क्या है ये होता है, जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल क्या है? जैसे आईटीसी लिमिटेड, ठीक है, और रिलायंस। आईटीसी लिमिटेड और रिलायंस कैसे? मतलब जैसे देखो, आईटीसी कॉपी लेते हैं आप क्लासमेट की, तो वो उस पर क्या मार्क होता है? आईटीसी, ओनर का नाम तो नहीं होता, आईटीसी का होता है रिलायंस। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप जैसे चॉकलेट खाते हैं आप, तो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे चॉकलेट खा रहे हैं आप कैडबरी की, तो आप जाएंगे क्या बोलेंगे कि मेरे को कैडबरी की चॉकलेट दे दो। क्यों? क्योंकि उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, सब पहचानते हैं जी, नाम है कैडबरी। ठीक है, तो वैसे ही अब बिजनेस का नाम चलता है, इसमें ओनर का नाम नहीं चलता, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था, आपने मोबाइल में रिचार्ज कराएंगे तो आप क्या बोलेंगे? जियो का रिचार्ज कर दो। आप ये नहीं बोलेंगे अंबानी का रिचार्ज कर दो, आप क्या बोलेंगे? जियो का रिचार्ज कर दो। ठीक है, तो ये था एंटिटी कि इसका एक अपना एग्जिस्टेंस होता है, बिजनेस का एक अपना ही एग्जिस्टेंस होता है। फिर आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। एन इवेंट, ये क्या होता है? एक इवेंट जिसमें क्या हो? सम वैल्यू हो। सम वैल्यू मतलब जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में नाप सकें, फाइनेंशियल टर्म्स में क्या कर सके? मेजर कर सके। ठीक है, बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज में अगर ट्रांजेक्शन हो जाए, एंटिटीज मतलब कुछ भी, किन्हीं भी मतलब बिजनेस या किसी आउटसाइडर के बीच में, या अंदर ही बिजनेस के किसी को सैलरी दे रही, तो दो या दो से ज्यादा के बीच में अगर कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, मतलब उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कैन बी कैश, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल पढ़ो पहले, ट्रांजेक्शन क्या है? जैसे सेल, किसी को सामान बेच दिया, ट्रांजेक्शन। परचेज, किसी से सामान खरीद लिया, वो भी ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब अगर आपने खरीदा कैश में, उसी टाइम भाई नगद, एक हाथ सामान लिया, एक हाथ पैसे दिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैश ट्रांजेक्शन। अगर खरीदा उधार में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? उधार। यहां मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको याद है, क्रेडिट का मतलब हमेशा क्या होगा? उधार। फिर आते हैं हम एसेट पे। ये दोनों आगे आपको समझ, अगर नहीं समझ आई होंगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें मेल भी कर सकते हैं, और ये जो नोट्स वगैरह के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं, आप वहां से बिल्कुल डाउनलोड कर लो, बिल्कुल एकदम फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे, एक क्लिक पे डाउनलोड हो जाएंगे। और ये ठीक है, फिर आता है एसेट। एसेट क्या है? अब एसेट है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, बुक से लिखी है मैंने सारी बातें, बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अच्छा जी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और क्या? डेट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। डेट कैन यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। जी मतलब कुछ समझ नहीं आया होगा आपको। ठीक है, कोई नहीं, ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, एसेट की अभी आपको समझ नहीं आई। ठीक है, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब इसका मतलब है जो जो है बिजनेस के पास, जो जो है वो उसके एसेट है। जैसे अगर उसके पास गाड़ी है तो वो क्या है? उसका एसेट है। अगर उसके पास कोई मतलब उसके पास कोई भी चीज है, जैसे गाड़ी, बिल्डिंग, पैसे, ठीक है, कुछ मशीन, फर्नीचर, सब उसके क्या है? एसेट है। मतलब जो जो उसके पास है, इसका मतलब क्या है? जो जो उसके पास है, जो जो है। ठीक है, जो जो है। ठीक है, तो ये एसेट होते हैं कि जो जो तुम्हारे पास है, या किसी से लेना है, अगर तुमने किसी से कुछ लेना है तो वो भी एसेट है। अगर तुमने किसी से कुछ लेना है तो वो भी क्या है? तुम्हारा एसेट। तो ये क्या हुई? तुम्हारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब तुम इससे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, बिजनेस की नीड्स पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब नाप सके, एसेट ऐसा हो कि नाप सके मॉनेटरी टर्म्स में। अब कोई बोले कि मेरे पास हिम्मत बहुत है, तो उसको आप पैसों में नाप सकते हैं? हिम्मत को नहीं नाप सकते, तो वो थोड़ा ना एसेट हुआ। एसेट क्या हुआ? जिस चीज को आप पैसों में नाप सकते हैं। अब दो तरीके के एसेट होते हैं, दो तरीके के एसेट होते हैं, एक तो होते हैं फिक्स्ड एसेट, फिर एक आते हैं करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? एसेट हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। और
करंट एसेट क्या होते हैं? एसेट हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस। समझते एग्जांपल से पता लग जाएगा तुमको, बिल्कुल एग्जांपल से। जैसे मशीनरी, अब आपने मान लो मशीन खरीदी, मान लो कोई दुकान है उसने फ्रिज खरीद लिया, ठीक है, वो उसका एसेट है जो उसने फ्रिज खरीदा। अब फ्रिज ऐसा तो नहीं है कि एक महीना यूज करेगा उसके बाद बोलेगा बस ठीक है, वो तो सालों साल चलेगा ना, तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए लिया है। प्लांट, ठीक है, मशीनरी। प्लांट क्या हुआ? पौधे हुए प्लांट? नहीं, पौधे नहीं होते जी प्लांट। अब प्लांट का मतलब होता है जब आप ढेर सारी मशीनरी को इकट्ठा कर देते हैं तो उसको भी बोलते हैं कि ये पूरा प्लांट बन गया है हमारा। या किसी चीज से अगर आप कुछ प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो प्लांट बोलते हैं उसको, ठीक है। किसी चीज से कोई प्रोडक्शन हो रही हो, मतलब मशीन्स होती हैं सारी, आप एक तरीके से लगा लो मशीन, ढेर सारी मशीन्स को ऐसे करके पूरा मिला के एक प्रोसेस जैसा बना के उसको बोलते हैं पूरा प्लांट, ठीक है। फिर आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर जैसे आपको पता ही है, अगर कुर्सियां हैं, टेबल हैं, वो सारे फर्नीचर है, ठीक है। अलमारी अगर दुकान पे है वो सब फर्नीचर है। फिक्सचर, फिक्सचर क्या हुआ? फिक्सचर जैसे लाइटें लुइटें लगी होती है जी, फिटिंग्स वगैरह होती है, उसको बोलते हैं फिक्सचर एंड फिटिंग्स वगैरह, ठीक है। बस यही होता है। और करंट एसेट क्या हो गए? कैश, कैश तो आप सबको पता ही है, पैसे। करंट एसेट शॉर्ट टर्म बेसिस है। कैश ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट आया तो सालों साल आपको 100 रुपए आपके पास रहेगा ना, वो 100 रुपए आपको खर्च कर दोगे आप जैसी आपको जरूरत होगी। बैंक में जो पैसे होंगे कभी भी खर्च कर सकते हो ना एकदम से। अब मशीन एकदम से खर्च कर सकते हो नहीं, पहले तुम ढूंढोगे कोई मशीन तुम्हारी खरीदे, फिर कोई खरीदेगा, फिर पैसे आएंगे, फिर जाके तुम कुछ कर पाओगे। तो ये एकदम से जा सकते हैं। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप फिलहाल के लिए समझ ले जैसे शेयर, शेयर हो गए। शेयर्स ऐसे होते हैं ना जैसे कि एकदम से हम उनको बेच सकते हैं। आप आगे जाके समझेंगे क्या होते हैं ये, अभी आपको मेरे को पता है नहीं समझ आ रहा होगा, पर फिलहाल के लिए समझ ले कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक काफी अच्छा एग्जांपल है करंट एसेट का। उनको हम कभी भी बेच सकते हैं, मतलब वो ऐसे ऑनलाइन बिक जाते हैं एक क्लिक पे और पैसे आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज पे। हम एसेट हो गए जो है हमारे पास या किसी से हमने कुछ लेना है, और ये क्या है? किसी को कुछ देना हो तो क्या हुआ? लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटीज को ध्यान से पढ़ना है आपने, किसी को कुछ देना है ये, क्योंकि पूरे साल यही चीजें चलनी है, किसी को कुछ देना है अगर, ठीक है। तो इसमें आया एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑब्लिगेशन और डेट, ऑब्लिगेशन और डेट। डेट एन एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर, डेट एन एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्लिगेशन और डेट, डेट एन एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर, मतलब तुमने किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ देना है, किसी से तुमने कुछ उधार लिया हुआ है उसको तुमने देना है। मतलब एक, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस ने किसी को कुछ देना है तो उसको क्या बोल देंगे हम? लाइबिलिटी। अब देखते हैं एग्जांपल पढ़ते हैं इसके, जैसे बैंक लोन, बैंक से लोन लिया वापस तो करना पड़ेगा, तो क्या होगा? लाइबिलिटी, मतलब हमने वापस देना है किसी को कुछ, ठीक है। परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे परचेज, क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया उधार, ठीक है। उधार पे अगर परचेज करें तो लाइबिलिटी होगी जी हमारी, ठीक है। और फिर आ गया, दो तरीके की लाइबिलिटी होती है। जैसे एसेट हमने बोला फिक्स एसेट, करंट एसेट, वैसे हमने बोला फिक्स लॉन्ग टर्म होते हैं, करंट शॉर्ट टर्म होते हैं। इसमें डायरेक्ट ही नाम है लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म कौन सी होती है? पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल के बाद पे करनी हो, जो 1 साल से बाद पे करनी है। जैसे बैंक लोन है, मतलब 1 साल के बाद या 1 साल से ज्यादा लंबी तक चले। जैसे बैंक लोन है, आपने हर महीने किस्त देनी है, तो आपने काफी टाइम तक किस्तें देनी है, मान लो बैंक लोन की काफी टाइम तक, ठीक है। तो क्या हो गया? आपकी लॉन्ग टर्म होगी वो, ठीक है। जैसे टर्म लोन मैंने एग्जांपल दे दिया कि कोई बड़ा लोन ले लिया आपने, तो वो चलेगा सालों साल, 10-15 साल आपको लोन की रीपेमेंटें करनी है, लोन को वापस करना है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी, जिन्हें नहीं है हर साल, बड़े सालों तक चलेगा। फिर आगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, पेबल विद इन 1 ईयर। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी परचेज ऑन क्रेडिट, जिससे हम उधार पे परचेज करें वो क्या हो जाता है? हमारा क्रेडिटर, उसको हमने पैसे देने होते हैं। तो ऐसे थोड़ा आप सामान ले आए, सालों सालों बाद सालों साल बाद पेमेंट करोगे ना, वो जल्दी करनी पड़ेगी, 1 साल के अंदर करनी पड़ती है, मैक्सिमम टाइम जल्दी करनी पड़ती है पेमेंट। फिर आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि सपोज आपका बैंक का बैलेंस माइनस में चले जाए, फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लो, सपोज आपका बैंक का बैलेंस माइनस में चले जाए, तो बैंक आपको इंटरेस्ट लगाते रहेगा, तो आपको एकदम से क्या करना होता है? वो जो बिजनेस होते हैं उनके पास करंट अकाउंट होते हैं, उनके माइनस में चले जाते हैं, ठीक है, बैलेंस। या फिर बैंक ओडी अकाउंट भी खुलवाते हैं वो, उसमें माइनस में जा सकते हैं, लिमिट वगैरह होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जल्दी से पेमेंट करना पड़ेगा, गलती से चले जाए, वो होता है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपका चले जाएगा माइनस में, तो आपको जल्दी से वो पे करना पड़ेगा 1 साल से पहले पहले, तो उसको, इसलिए वो क्या होगी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी भी हमने जी पढ़ ली 2 तरीके की। फिर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर स्टार लगा दो आप। अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो आप अगले चैप्टर समझ जाएंगे, मतलब अगले 2-3 चैप्टर समझ जाएंगे, ठीक है। अब कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्या बात बोली इन्होंने। आ जाओ जी, बंटी जी को बुलाते हैं, तो बंटी जी समझा सकते हैं, अपने बस का तो है नहीं है, बंटी जी समझाएंगे इस बात को। अब बंटी जी आगे, चश्मा लगा दिया इनके,
बंटी जी ने, आपको याद है पहला, अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा, इन्होंने शुरू किया था 10 पेंसिल से। 10 पेंसिल से इन्होंने शुरू किया था, और 10 पेंसिल इन्होंने कितने रुपए खरीदी? 10 रुपए की। तो टोटल इन्होंने कितने की पेंसिल खरीदी थी? 100 रुपए की। तो इनके पास थे कितने पैसे? 100। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कितने रुपए से किया था? 100 रुपए से। बिल्कुल जी, रजनीकांत की तरह है बंटी जी। जैसे रजनीकांत ने 1 रुपए से किया था, 100 रुपए से किया था। ये 100 गुना आगे है रजनीकांत से, ऐसा लगा लो आप। ठीक है, तो जी ये क्या हुआ इसका? ये उसने क्या किया था? अमाउंट इन्वेस्ट। ये उसने क्या किया था बिजनेस में? अमाउंट इन्वेस्ट। अमाउंट इन्वेस्ट, अमाउंट लगाया था, अमाउंट लगाया था उसने। तो ये क्या हो गया उसका? ये होगी कैपिटल। कैपिटल, अब कैपिटल का मतलब ये है, कैपिटल का मतलब वो नहीं होता कि जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, वैसे वाला सीन नहीं है। ठीक है, कैपिटल का मतलब ये, या सी मैंने कैपिटल में लिखा है कैपिटल का, वैसा कुछ नहीं है। कैपिटल का मतलब हुआ कि अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, कैपिटल का मतलब, ठीक है, तो कैपिटल का मतलब यही है कि अमाउंट इन्वेस्टेड, जो बंटी ने पैसा लगाया वो है कैपिटल। तो आप बोलेंगे तो इतना आसान था, इसमें क्या बड़ी बात है कि जो जी लगा दिए कैपिटल। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट। अब जी ये क्या बात बोल दी? अगली बात, अब नई नई बातें आएंगी ना कैपिटल की, थोड़ा तो आपको मुश्किल लगना चाहिए, बड़ी क्लास में आए हैं। ठीक है, तो इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट। अब इसको इजी बनाते हैं हम। देखो जी, अब बंटी ने तो लगाए थे 100 रुपए, कैश से स्टार्ट किया था पहले। पहले किससे स्टार्ट किया था? कैश से। सपोज वो एसेट से स्टार्ट कर देता, ठीक है, एसेट से सपोज मशीनरी वगैरह खरीद लेता कि जी पेंसिलें खुद बनाएंगे, डायरेक्ट मशीनरी डाल देता बिजनेस में, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट हुई ना, खरीदी तो वो भी पैसे से ही है। तो कैश में भी कर सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट, और मतलब एसेट, एसेट की तरीके से भी करते हैं, मतलब कोई चीज से भी करते हैं, फिजिकल या गुड्स से भी करते हैं, जैसे डायरेक्ट ही पेंसिल्स ले आता हूँ किसी से। ठीक है, तो उससे भी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट होगी वो उसकी। ठीक है, तो इट कैन बी कैश और एसेट, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट। ठीक है, तो अमाउंट कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हम अपना। कैपिटल इज ऑब्लिगेशन, कैपिटल इज ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कैसे? अब जी ये समझिए, ऑब्लिगेशन मतलब हमने किसी को कुछ देना है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कैसे? देखो, अब ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस किसका है? बंटी का बिजनेस, बंटी का बिजनेस। और ये है बंटी, ठीक है, ये है बंटी हमारा, ये उसका बिजनेस है, ये उसकी दुकान है बढ़िया। ठीक है, ये में से मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मान लो ये दुकान है उसकी। ठीक है, अब कैसी है पता नहीं, कैसे है, शॉप लिख देता हूँ इस पर, ये उसकी दुकान है। ठीक है, तो अब बात क्या है? अब ये बंटी का बिजनेस के नाम से चलती है, बंटी के नाम से नहीं चलती। ठीक है, ठीक है, तो अब बात क्या है? अब बंटी ने इसमें लगाए 100 रुपए, बंटी ने लगाए 100 रुपए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं शुरू से कि ये क्या है? ये एक एंटिटी है। एंटिटी है मतलब ये अलग है। तो इसने क्या लिए हैं? एक तरीके से एंटिटी ने बंटी से 100 रुपए उधार लिए हैं, तो बंटी को करने पड़ेंगे वापस। लेकिन वापस ऐसे थोड़ा करने, अब एक तरीके से तो बंटी की है, तो अब इसको लाइबिलिटी किस तरीके से मानते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है एक तरीके से हमारी, ऑब्लिगेशन है। क्या है? ऑब्लिगेशन। एंटिटी को वापस करने हैं बंटी को ये पैसे, एंटिटी को वापस करने पड़ेंगे बंटी को पैसे। बेशक बंटी ही एंटिटी है, पर एंटिटी अलग चीज है, बंटी अलग चीज है। ये आप, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इतनी टेंशन मत लेना, पर फिलहाल के लिए ये समझ लो कि ये अलग एंटिटी है। बंटी ने 100 रुपए लगाए हैं, तो ये एंटिटी को वापस करने पड़ेंगे किसी ना किसी दिन बंटी को 100 रुपए। जब बंटी चाहे निकाल सकता है 100 रुपए, कभी भी मांग सकता है एंटिटी से कि मेरी दुकान, अपनी दुकान से कभी भी वो पैसे निकाल सकता है 100 रुपए, उसकी मर्जी है। तो एक तरीके से क्या है? ऑब्लिगेशन है, कभी भी। ठीक है, और क्या हो गया? ऑब्लिगेशन एंड अ क्लेम फॉर एसेट, अ क्लेम ऑफ एसेट ऑफ अ बिजनेस, अ क्लेम ऑफ एसेट ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जी क्लेम, क्लेम जैसे अगर मान लो कुछ है बंटी के पास, जैसे मान लो बंटी के बिजनेस में एक फ्रिज खरीद लिया उन्होंने। ठीक है, फ्रिज खरीद लिया 5 रुपए का, वैसे 5 का तो नहीं आता, बस 100 रुपए थे, तो मान लो 5 खरीद लिया। तो क्लेम ऑफ एसेट किसका है? इन्हीं 100 रुपए, इन्हीं 100 रुपए का है ना, लेकिन वो है किसका? बंटी के बिजनेस का है। तो इसी पैसों से उसने खरीदा। अब देख लीजिए ना, ये बिजनेस है, ये ओनर है उसका, ओनर ने लगाए पैसे बिजनेस में 100 रुपए। इन्हीं 100 रुपए से बिजनेस ने क्या खरीद लिया? सामान। क्या खरीद लिया? सामान। अब सामान अगर पूछे कि सामान किसका है, अगर आप पूछे कि ये सामान किसका है भाई, अगर कोई आ जाए पूछे सामान किसका है, तो सामान किसका है? बिजनेस का है। सामान किसका है? बिजनेस का है। ठीक है, और लेकिन असल में पैसे किसके हैं? असल में पैसे किसके हैं? ओनर के। तो बिजनेस को क्या है? ये ऑब्लिगेशन। बिजनेस को क्या है? ये ऑब्लिगेशन। और बिजनेस का क्या है? ये क्लेम ऑफ एसेट। क्या है? क्लेम ऑफ एसेट। थोड़ी टेक्निकल हो रही है चीजें, कोई नहीं, आप अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो अभी आप इसकी ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लीजिए, और आगे जाके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पक्का, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन भी है और क्लेम ऑफ एसेट भी है। चलिए अब अगली लाइन पढ़ते हैं। देयरफॉर शोन ऑन लायबिलिटी साइड, ऑब्लिगेशन है इसलिए हम इस कैपिटल को कहां दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड। अब बैलेंस शीट होती है, उसकी एसेट साइड होती है, लाइबिलिटी साइड होती है, अब बाद में समझेंगे। तो फिलहाल के लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। इसका मतलब ये समझो आपकी उधार, इसको क्या मानते हैं हम? एज अ उधार, एज अ उधार मानते हैं हम इसको, कि जो ओनर से बिजनेस से लिया है वो बिजनेस को ओनर को एक ना एक दिन वापस करना पड़ेगा, ये मान के चलते हैं हम अकाउंट में। फिर अगली चीज आ गई सेल। बहुत आसान। सेल क्या है? जो भी हमने बेचा वो उसको हम सेल बोल देते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड,
ठीक है, जो हम सर्विस या गुड प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो अगर बंटी की पेंसिल की दुकान है, पेंसिल बेच रहा है, जितनी पेंसिलें बेची सेल है। अच्छा, और सेल कैसी हो सकती? कैश सेल, मतलब कैश सेल, नकदी सेल, उसी टाइम क्रेडिट सेल, उधार में, क्रेडिट सेल उधार में। ठीक है, ये एक हाथ लेना एक हाथ देना, एक हाथ लेना एक देना, ठीक है, उसी टाइम साथ के साथ। और उधार मतलब कि जी बाद में दे दूंगा पैसे, ठीक है, वो वाली होगी क्रेडिट सेल। अब सेल कैसे होती है? जैसे बंटी ने अगर 10x10 क्या किया, 10x10 पेंसिलें खरीदी, बेची कितने की? 10x20, 20 रुपए की एक पेंसिल, 200 रुपए की पेंसिल बेची। तो हुआ क्या? हुआ क्या? क्या बोलते, सेल कितने की हुई उसकी? 200 रुपए की। प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 100 रुपए का। समझ गए ना प्रॉफिट कैसे हुआ? 100 रुपए का। 200 माइनस माइनस 100, सेल माइनस परचेज। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का उसको। ठीक है, तो लेकिन सेल कितने की हुई? 200 की। तो सेल रेवेन्यू कितना बोलेंगे हम? 200 रुपए। तो सेल क्या है? एक रेवेन्यू है। ठीक है, अब हम अगली चीज पढ़ते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ऐसे क्या होता है, अगर आप ऐसे सर्च करेंगे, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ठीक है, इनकम होता है इसका मतलब, इनकम। इनकम होता है मतलब इसका, तो सेल रेवेन्यू आ गया। अब सेल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? सेल रेवेन्यू का मतलब हुआ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, वही यही यही एक ही बात है, सेल रेवेन्यू, सेल एक ही बात है। और दूसरे तरीके के रेवेन्यू भी होते हैं बिजनेस में। रेवेन्यू ऑफ बिजनेस अर्न फ्रॉम एनी अदर सोर्स, अर्न फ्रॉम एनी अदर सोर्स देन रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस। मतलब इसके अलावा कहीं से भी पैसा आ रहा है तो भी वो रेवेन्यू है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अदर रेवेन्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इंटरेस्ट मिल गया बैंक से, ठीक है, रेंट, अगर बिजनेस की कोई बिजनेस ने ऐसी जगह जो खरीदी हुई थी, उससे रेंट आ रहा है बिजनेस को, तो वो सेल तो नहीं है उसकी, पर पैसे तो आ रहे हैं बिजनेस के पास, या बैंक से इंटरेस्ट तो आ रहा है अगर एफडी करा के रखी हुई है, या सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए। तो ये क्या है? बिजनेस की इनकम है, लेकिन बिजनेस की इनकम है, लेकिन ये सेल रेवेन्यू नहीं है। ये क्या है? ये अलग जगहों से पैसा आ रहा है। और सेल रेवेन्यू का एक ही एग्जांपल होता है, सेल। बस जो सेल की वही सेल रेवेन्यू होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले अगले टर्म्स पे। ठीक है, अब बाकी सारी टर्म्स इतनी मुश्किल नहीं बची हैं, अब हम उन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम आगे अगली पे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। ठीक है, अब कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, इसका मतलब क्या हुआ? चलो समझते हैं। अब जैसे आपको पता है कि बंटी ने क्या बेची? पेंसिल बेची, 10x20 करके पेंसिल बेची 200 रुपए की। लेकिन बेची कैसे? अगर उसके पास पेंसिल है तभी बेची ना उसने। तो उसने क्या ली थी? 10x10 की क्या ली थी? पेंसिल खरीदी थी पहले। तो ये क्या हो गया उसका? ये होगी उसकी परचेज। लेकिन मान लो कि उसने क्या किया, अब उसने पेंसिल बेचने के लिए एक बंदा रख लिया। अब वो खुद नहीं बेचता पेंसिल, अब उसने क्या रख लिया? एक बंदा। तो बंदे को वो सैलरी देता है कितनी? 20 रुपए, एक दिन की 20 रुपए। तो अब क्या हुआ? ये क्या हुआ उसका? ये हुआ उसका एक्सपेंस। एक्सपेंस कैसे हुआ जी उसका? एक्सपेंस इस तरीके से हुआ कि क्या बोलते हैं, अब ये, और एक दुकान पे बेचता है वो, उसने दुकान किराए पे ली हुई है, उसका रेंट देता है 15 रुपए। तो ये भी क्या हुआ? उसका एक्सपेंस हुआ। ये क्या थी? सैलरी थी। ये क्या है? रेंट है। ये भी क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब ये 35 रुपीज और देता है। फिर ठीक है, फिर बिजली का बिल आता है उस दुकान का, पानी का बिल आता है उस दुकान का। ठीक है, उस दुकान पे टेलीफोन लगा हुआ है, उसका उसका उसके पैसे देते हैं। तो ये सारे पैसे उसने क्यों खर्च कर रहा है बंटी? ताकि उसकी पेंसिल्स बिके, ताकि उसकी पेंसिल्स बिके। तो इसलिए ये क्या हो? उसके एक्सपेंस, क्योंकि वो कुछ पैसे कमाने के लिए ये पैसे खर्च रहा है, तो ये उसके क्या है? एक्सपेंस है। तो बिल्कुल इसकी हम डेफिनेशन अब पढ़ते हैं दोबारा से। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। इन अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, कुछ कमाने के लिए कुछ खर्च रहा है अगर बंटी, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। जैसे कि सैलरी। ठीक है, अब लोग रखे हुए हैं वो बिजनेस के काम करने के लिए रखे हुए हैं ना। रेंट, अगर दुकान किराए पे ली हुई है तो बिजनेस के लिए ली हुई है ना। ठीक है, वेजेस। ठीक है, वेजेस मतलब लेबर, लेबर को वेजेस देते हैं और इंप्लॉइज को सैलरी देते हैं। ठीक है, और टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे क्या है? एक्सपेंस है। ये टेलीफोन एक्सपेंस लिखा था मैंने। ठीक है, और ये इस तरीके से, तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं आपके। फिर आगे एक्सपेंडिचर। अब आप बोले तो एक ही बात होगी जी, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस नहीं, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, समझते हैं, बिल्कुल आसानी समझ आ जाएगा। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। ठीक है, किसी बेनिफिट के लिए अगर हम पैसा खर्च रहे हैं, या किसी बेनिफिट के लिए हम लाइबिलिटी ले रहे हैं, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई बेनिफिट ले रहे हैं हम किसी से, कोई सर्विस ले रहे हैं हम, प्रॉपर्टी ले रहे हैं। बिल्कुल समझ नहीं आया आपको, मुझे पता है समझ ही नहीं आया ये तो। अब जी इसका आप क्या करें? इस डेफिनेशन को तो आप रट्टा सा लगा दे। ठीक है, ऐसे। अब इसको आप समझना है, अगर अगर आपको रियल में समझना है, तो आप बात आ जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे आप समझ जाएंगे, प्रॉपर समझ जाएंगे, प्रॉपर। ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है किसी बेनिफिट के लिए। अब बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, अगर एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए ना तुम्हारा बेनिफिट,
तो उसको क्या बोल देंगे हम? एक्सपेंस। उसको क्या बोल देंगे हम? एक्सपेंस। एग्जाम्पल फिर सारे वही आ जाएंगे, सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वही, ठीक है, वही सारे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो एक साल के अंदर अंदर उसका खत्म हो जाए। अब सैलरी है वो उसी साल देनी है ना, उसी साल साथ के साथ देते रहोगे। ऐसा तो नहीं कि एक बार दे दी फिर काफी सालों नहीं देनी, वो नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस, एक ही बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस क्या है? एक ही बात है। फिर आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक बात नहीं है। ये कैसे एक बात नहीं है? बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका एग्जांपल, एक बड़ा इजी एग्जांपल समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। सपोज आपने क्या खरीद ली? बंटी ने खरीद लिया फ्रिज। अब बंटी कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचता है दुकान पे, कोल्ड ड्रिंक बेचता है, उसने खरीद लिया फ्रिज। फ्रिज खरीदा उसने, मान लो फ्रिज खरीद लिया उसने 25,000 का। कितने का खरीद लिया? 25,000। अब उसने खर्चा आज कर दिया है, लेकिन क्या वो इसी साल खत्म हो जाएगा खर्चा? नहीं। ये खर्चा कब चलेगा? ये चलेगा सालों साल। ये क्या चलेगा? सालों साल चलेगा। ये सालों साल खर्चा चलेगा। ये मतलब अगर ये फ्रिज मान लो 10 साल चलेगा, अब बंटी का 10 साल चलेगा उसका, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? बंटी का एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 25,000। बंटी का एक्सपेंडिचर हुआ 25,000, लेकिन चल रहा कितने साल है यार? 10 साल चलना है। तो मतलब 25,000 डिवाइड बाय 10 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो मतलब 2500 रुपए साल के देगा ना वो, मतलब 25, मतलब एक तरीके से खर्चा अगर डिवाइड करें। अब एक्सपेंस क्या होगा इसका? इसका एक्सपेंस हुआ 2500 रुपए साल का, क्योंकि वो 10 साल चलेगा ना। 25,000 मान लो एक बार खर्च दिया, आप बोले ओ हो जी बड़ा खर्चा हो गया 25,000 इस साल। तो अरे भाई काफी साल भी तो चलेगा। ये भी तो देखो, फ्रिज है, एक साल में थोड़ा खत्म हो जाएगा। तो एक साल में तो 2500 का खत्म होगा। 10 साल चलना है तो ये लगा के चलो 2500 2500 2500, तब जाके 25,000 होंगे। तो इसलिए एक्सपेंस आपका क्या हो गया? जो उसी साल, जैसे 2500 आप एक्सपेंस में डाल देंगे, लेकिन 25,000 जो आपका खर्चा है वो हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपका एसेट है, वो आपका बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप एग्जाम्पल लिख दो इसमें, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप कोई भी एसेट खरीदो, ठीक है। एक्सपेंडिचर समझ आ गया आपको? जिसका एक साल से ज्यादा तक बेनिफिट चलेगा उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और जो उसी टाइम साथ के साथ खर्चे आ रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस। फिर आ गया प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इन प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। बिल्कुल, इसको हम समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान, मैं तो बोलता हूँ बहुत ही आसान चीज है। इसको अभी हम समझ लेते हैं एकदम से। चलो जी आगे एग्जाम्पल पे हम, ठीक है, एग्जाम्पल पे आ गए हम। अब एग्जाम्पल पे आ गए हम, अब देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें देखो बिल्कुल सिंपल है। बंटी ने मान लो 10 रुपए की पेंसिल खरीदी। कितनी खरीदी? 10, 100 रुपये, ये होगी उसकी परचेज। प्लस बंटी ने क्या खरीदी? एक शॉप। शॉप का रेंट देता है कितना? 20 रुपये, पूरे साल का रेंट है 20 रुपये। तो ये क्या हो गया? उसका एक्सपेंस। बंटी ने पेंसिल बेची 10 × 20, कितने की बेची? 200 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 200 हुआ ना? प्रॉफिट 200 नहीं हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 200 माइनस 100 माइनस 20, ये कितना हो गया? 80 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपये। बस यही बात बोल रहे हैं कि एक्सपेंस, रेवेन्यू, रेवेन्यू हुआ था ये, रेवेन्यू, ये सारे क्या थे? एक्सपेंस। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, वही बात है, बिल्कुल सिंपल। और अब बंटी ने 100 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उसके पास कितने हैं? अब उसके पास कितने हैं? अब उसके पास 180 रुपये है आज की डेट में। उसके पास 180 रुपये है उसके पास आज की डेट में, क्योंकि 20 तो दे दिया ना उसने एक्सपेंस शॉप वाले को, ठीक है, रेंट दे दिया उसने, ठीक है। तो बंटी के पास 180 रुपये, तो क्या होगी? उसकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। तो वही बात बोली इन्होंने कि प्रॉफिट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। फिर आ गया अगली चीज ही लॉस। अगली चीज ही आ गई लॉस। लॉस क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। मतलब उल्टा हो जाए, अगर बंटी को कुछ उल्टा हो जाता तो उसको बोलते लॉस। लॉस डिक्रीज ओनर इन्वेस्टमेंट। सिंपल, आपको ये तो बड़ा आसान है। फिर आ गया गेन। गेन जी, अब आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट और गेन तो एक ही चीज है। ना भाई ना, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। मैं बोलता हूँ बहुत बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। फर्क कैसे बहुत ज्यादा? प्रॉफिट होता है अगर अगर अब बंटी का बिजनेस किसका है जी? बिजनेस किसका है? बिजनेस है पेंसिल्स का। तो अगर पेंसिल्स बेच के पैसा आ रहा है तो वो क्या है? प्रॉफिट। पेंसिल्स बेच के पैसा आ रहा है तो है प्रॉफिट। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बंटी ने फ्रिज भी लिया था एक बार, पर उसने फिर प्लान फ्लॉप हो गया। उसने कोल्ड ड्रिंक आज तक कभी बेची नहीं, बस ऐसे ले लिया उसने खुद ही। अब फ्रिज बेच दिया उसने। फिर बेच, मान लो 25,000 का लिया था, 25,000 का लिया था और 30,000 का बिक गया बंटी का। वैसे ऐसा होता नहीं, आप सोच रहे होंगे, पर अगर हो जाए ऐसा, सोचो वो फ्रिज कुछ ऐसा, उसकी डिमांड वगैरह ऐसी आ जाए आगे जाके कि वो बेच दे इतने का, ठीक है, टैलेंटेड है भाई बंटी अपना, क्या बात करें। तो ये जो 5,000 रुपये हुए ना, ये आपको गेन हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ है। बिजनेस तो आपका पेंसिल का है, बिजनेस तो आपका किसका है? पेंसिलों का बिजनेस है। लेकिन ये 5,000 गेन किससे हुआ है? ऐसी अदर एक्टिविटी से। मतलब इन्होंने, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंशियल टू बिजनेस। इंसिडेंशियल मतलब कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, बाई चांस हो गया। तो गेन क्या होता है? बाई चांस
किसी और चीज से, किसी और चीज से, बाई चांस किसी और चीज से। फिर आ गया इसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे फ्रिज बेच दिया। एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट, मान लो एकदम से कल को बंटी को पता लग गया कि उसकी फ्रिज की वैल्यू बढ़ गई जी, बहुत ज्यादा, बेचा नहीं उसने, बस वैल्यू बढ़ गई, तो वो गेन हो गया। ठीक है। विनिंग का कोर्ट केस, मान लो बंटी का केस चला हुआ था कोर्ट में किसी से और जीत के एकदम से पैसे आ गए जी, 40-50 हजार एकदम से आगे, जो पता भी नहीं था कि आएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, गेन। मतलब अलग तरीके से होता है। प्रॉफिट वही जो पेंसिलों को बेच के होगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे, उसको गेन नहीं बोलेंगे। फिर आगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या? डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या? डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड सोल्ड मतलब अगर आपने किसी को सामान बेचा, जैसे पेंसिल खरीदने आया बंटी से कोई बंदा कि जी एक पेंसिल दे दो, बंटी ने बोला कितने की है, बंटी ने बोला 20 रुपए की है, और ना जी मैं तो 15 दूंगा, जैसे आंटियां होती है ना बार्गेनिंग कराती हो, मैं तो 15 दूंगा। बंटी बोला चल ठीक है 15 दे दे, तो ये क्या 5 रुपए का दिया तुमने, 5 रुपए का क्या दिया, दे दिया तुमने उसको डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब वैसे ना इसको सारे बड़े अलग तरीके से समझते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का, हमने इसको सिंपल समझना है। ट्रेड डिस्काउंट गिविंग डिस्काउंट एट टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, और ये गिवन डिस्काउंट एट टाइम ऑफ पेमेंट। अब मैं बताता हूं, अब आपको बोलेंगे ना ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, आपको टीचर्स बोल देंगे स्कूल में, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना उसको लिखते नहीं है, उसको जी हम लिखते नहीं है, और कैश डिस्काउंट को हम हमेशा लिखते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, एक डिस्काउंट को लिख रहे हैं और ये अलग अलग कैसे हो गए। अब देखो जी, एक बंदा आया, उसने बोला कि 20 रुपए की पेंसिल है, उसने बोला कि जी मैं तो 15 दूंगा, 5 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है। अब आपने उसको बेची 15 की, तो आप सीधा बुक्स में क्या लिखोगे, बुक्स में क्या लिखोगे कि बेची कितने की, 15 रुपए की। आप ये थोड़ा ना लिखोगे 20 की थी, मैंने 5 का डिस्काउंट दिया, 15 की बेची, अब वो कैश दे गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब आ गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब होता है, जब बंदा उधार पे सामान लेके जाए। अब बंदे ने बोला कि जी 20 रुपए की पेंसिल ले गया बंदा, तो अब तो आप बुक्स में लिख चुके हो, एक बार जो चीज लिख दी फिर उसको नहीं ठीक कर सकते आप, लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है। 20 रुपए आपने लिख दिया है किताबों में जी, बिल्कुल लिख दिया आपने 20 रुपए किताबों में। अब आप किताबों में लिख चुके हैं 20 रुपए। अब बंदे ने बोला कि जी मैं तो 15 दूंगा, बाद में कह रहा है, बाद में कह रहा है 15 दूंगा, या पैसे ही नहीं दे रहा था, आपने बोला चल तू 15 ही दे दे, 20 छोड़। ठीक है। अब तो जी लिखना पड़ेगा, अब तो लिखना पड़ेगा 5 का डिस्काउंट, क्योंकि आप पहले लिख चुके थे। तो ये कैश डिस्काउंट कब होता है, नाम इसका कैश है, लेकिन कब लिखते हैं इसको, जब क्या हो, उधार। ट्रेड डिस्काउंट साथ के साथ डिस्काउंट दे दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट गिविंग डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। और जब पेमेंट के टाइम पे दे डिस्काउंट, तो क्या होता है, वो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट दे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते, बाद में अब हम पढ़ेंगे। अभी आप नॉर्मल याद कर लो इसको, अगले पेज पे आते हैं हम, अगली डेफिनेशन बस थोड़ी बहुत बची है। बिल्कुल जी, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, बस थोड़ी सी जल्दी से करवा दूंगा ये तो मैं। ठीक है। वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बहुत ईजी, बहुत ईजी है अभी फिलहाल के लिए, बहुत ईजी है। तो यार जैसे अगर आपने मान लो बिजली का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया आपने, तो उसकी क्या मिलेगी आपको, रिसिप्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या मिलेगी आपको, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट क्या हुआ इसका एग्जाम्पल, तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर। या आपने किसी से सामान खरीद के लाए तो बिल, एग्जाम्पल इसका और क्या हो गया, बिल। ठीक है। बिल या रिसिप्ट, जब आपने पैसे दिए तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अकाउंट्स में क्या होता है, आप जिस भी चीज की पेमेंट करते हैं ना, उसका बिल रख लेते हैं संभाल के, तो उसको पास वाउचर बोलेंगे। एविडेंस, सबूत। क्या है सबूत, SBUT लिख दूं, चलो SBUT, सबूत। ठीक है। फिर आगे गुड्स। प्रोडक्ट इन विच यूनिट इज डीलिंग, प्रोडक्ट इन विच यूनिट इज डीलिंग। ठीक है। प्रोडक्ट इन विच यूनिट इज डीलिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, गुड्स। ठीक है। अब ये बिल्कुल बिल्कुल आसान है। गुड्स मतलब जैसे बंटी का बिजनेस किसका था, पेंसिल्स का, तो उसको क्या बोलेंगे, गुड्स। अगर वो कल को ले आता है कोई और चीज बेचने के लिए, नहीं ऐसे अपने लिए, तो उसको गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है ड्राइंग्स। विड्रॉल ऑफ मनी बाय द ओनर फ्रॉम इट्स बिजनेस, मतलब अगर बंटी ने 100 रुपए लगाए थे, कल को 50 निकाल लिए, उसने बोला निकाल लेता हूँ 50, तो उसको ड्राइंग बोल देंगे। जो उसने निकाल लिया बिजनेस से, जो बिजनेस से पैसे निकाल लिए, उसको बोल देंगे हम ड्राइंग्स। ठीक है। ये आप आगे जाके बड़े डीपली पढ़ेंगे। फिर आ गया परचेज। परचेज आपको पता है, परचेज टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और ऑन कैश, मतलब उधार में खरीद लिया, कैश में खरीद लिया, बेचने के लिए जो सामान, उसको बोलते हैं परचेज। ठीक है। उसके बाद आ गया इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या है, इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड। समथिंग ऑन हैंड कैसे, जैसे अगर आपके पास गुड्स हैं तो वो भी इन्वेंटरी है। स्पेयर्स, कुछ छोटी मोटी चीजें पड़ी हुई हैं, वो भी आपके पास क्या इन्वेंटरी। अदर आइटम्स, वो भी क्या इन्वेंटरी, मतलब जो आप बेच सको ना एकदम से, उसको इन्वेंटरी बोल दोगे। जो आपका बिजनेस जिस चीज में डील कर रहे हैं उसको इन्वेंटरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। अब इन्वेंटरी क्या, जैसे बंटी ने 10 पेंसिल खरीदी, 10 रुपए की एक पेंसिल। ठीक है। 10 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, 100 रुपए की उसके पास क्या था, ओपनिंग स्टॉक, इसको क्या बोलेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। ओपनिंग, जैसे अभी तो हमने सिर्फ स्टॉक पढ़ा ना, ओपनिंग स्टॉक कितना, 100 रुपए का। अब बंटी ने 5 पेंसिल बेच दी, बंटी के पास शाम को 5 बच गई, 5 बच गई पेंसिल है बंटी के पास। ये पेंसिल है, ये अमाउंट है, ये पेंसिल है, ये अमाउंट। 5 पेंसिलें बच गई, तो 50 रुपए का क्या बच गया बंटी के पास, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 50 को स्टॉक इन हैंड। जी हाथों में इस टाइम कितने पड़े हुए हैं, सिर्फ 5 पेंसिलें, इसको बोल दिया स्टॉक इन हैंड। सिंपल, स्टॉक।
स्टॉक जी बच गया हमारे पास, इन्वेंटरी भी बोलते हैं स्टॉक को। तो स्टॉक इज द मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स पेयर अदर आइटम्स इन बिजनेस, उसको बोलते हैं हम स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद आगे डेटर। डेटर क्या हुआ? पर्सन हु ओ टू एन एंटरप्राइज अमाउंट फॉर बाइंग, क्या बोलते हैं, अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट, मतलब जिसने उधार में हमारे से सामान लिया हो, उधार में हमारे से लिया हो, जिसने उधार में हमारे से लिया हो, तो ये क्या हो गए हमारे एसेट, क्योंकि किसी से हमने पैसे लेने हैं, लेने होते हैं इनसे, हमने पैसे लेने हैं इनसे, ठीक है, पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं, ठीक है। और क्रेडिटर को क्या हुआ? क्रेडिटर क्या हुआ? लाइबिलिटी। इनको हमने क्या करने हैं? पैसे देने हैं, ठीक है, पैसे देने हैं, उधार में हमने लिया है इनसे, ठीक है, उधार में हमने इनसे लिया है सामान, हमने इनसे सामान लिया है। हिंदी में लिखो, समझ आएगा तुम्हारा, समझ के करो चीजों को, ठीक है। पर्संस और अदर एंटिटीज हु हैव पेड बाय एन एंटरप्राइज, ठीक है, एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग एंटरप्राइज गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट, मतलब हमने किसी पर्सन को या किसी एंटिटी को अगर पैसे देने हैं, हमने अगर किसी को देने हैं, तो वो क्या है? हमारे क्रेडिटर्स। बस आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। 30 मिनट की वीडियो बन गई, लंबी बन गई, पर क्या करें, डिटेल्ड बनानी है तो इतनी जाएगी। समराइज वीडियो भी बना दूंगा मैं इसकी, और नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना बिल्कुल। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कमेंट करना या मेल करना, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है जी। ओके, इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे हम, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे कल के पार्ट में। ओके बाय।